ओम शांति। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके कण कण में लिखा रामकृष्ण नाम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है। धर्म का ये धाम है, सदा इसे प्रणाम है। स्वतंत्र है यह धरा, स्वतंत्र आसमान है। इसके आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े, इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े, शत्रु सब जहान हो, विरुद्ध आसमान हो, मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है। इसकी गोद में हजारों गंगा यमुना झूमती, इसके पर्वतों की चोटी या गगन को चूमती। भूमि ये महान है, निराली इसकी शान है। इसके जय पताके पर लिखा विजय निशान है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। रामायण में दिखाया है, जब श्री राम अयोध्या वापस लौटते हैं, एक वो दृश्य है और दूसरा दृश्य है जब लंका को जीतते हैं। उस दोनों समय में एक श्लोक का वर्णन आता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि मेरे लिए मेरी जो मातृभूमि है और मेरी जो माँ है वो स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़कर है, उच्च है, श्रेष्ठ है। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये जो भारत की भूमि है ये स्वर्ग से भी महान है। इसके वास्ते ये तन है, ये मन है, ये प्राण है। तो ऐसी इस भारत भूमि पर ऐसे इतने सारे महान आत्माएं हुई है। द्वापर से अब तक हर वो आत्मा जिसने इस मातृभूमि से प्रेम किया और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, वो सभी आत्माएं हमें लगता है देवकुल की ही आत्माएं थी। क्यों? क्योंकि इतना प्यार मातृभूमि से, इतना प्यार अखंड भारत से, इतना प्यार भारत की एकता से उन्हीं आत्माओं को हो सकता है जो स्वर्ग में थी। उन्हीं आत्माओं को हो सकता है जिन्होंने स्वर्ग में वो सब कुछ देखा था, वो सुख देखा था, वो शांति देखी थी, वो पवित्रता देखी थी। और वही संस्कार द्वापर से भी उनके अंदर है। इसके लिए विपरीत परिस्थितियों में भी उन आत्माओं ने अखंड भारत का स्वप्न देखा, जहां की लोग अपनी संकुचित विचारधाराओं में खोए हुए थे। द्वापर में कहा जाता है 16 जनपदों में भारत बटा था। वो एक एक जनपद अपने अपने ऐशो आराम में खोया हुआ था। मगध, कौशल राज, जो भी राज्य थे, ऐसे वातावरण में अखंड भारत का स्वप्न देखना, ये वही आत्माएं कर सकती है जो स्वर्ग की थी, स्वर्ग में थी, या देवकुल की महान आत्माएं थी, या इस समय जो ब्राह्मण आत्माएं थी। अर्थात हम जो यहां जो बैठे हैं उनमें से ही कोई ना कोई वो आत्माएं थी जिन्होंने देव, देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। ये तीन चीजें हैं, देव अर्थात भगवान, देश और धर्म से प्यार करने वाली जो आत्माएं थी वो साधारण आत्माएं नहीं थी, वो बहुत महान आत्माएं थी। तो ये जो देश है, इस संसार में सबसे महान देश गाया हुआ है। और जितने विदेशी आक्रांता भारत में आए, सब ने ये बात मानी और सब भारत की तरफ आए और सब को भारत ने आकर्षित किया। क्यों? यहाँ की सभ्यता, यहाँ का धन, यहाँ का वैभव,
18वीं शताब्दी तक भारत इस विश्व में सबसे अमीर देशों में एक था। वो तो बाद में कम कम होते गया। तो वो सारा लूटते गए लोग यहां आके। एक स्टेटमेंट है जो कि लॉर्ड मैकुलाय का है और कई सारे भारत के राजनीतिकों ने भी इसको कोट किया है, पर विदेश के लोग कहते हैं नहीं, ये लॉर्ड मैकुलाय ने नहीं कहा था। उनका कहना है ये इन्होंने नहीं कहा था, उनका मतभेद है। पर 1935 जब वो लोग भारत में अपनी सत्ता जमा रहे थे, तब का ये कहा हुआ स्टेटमेंट है। वो कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। मैं भारत के ऊपर नीचे सब जगह घूमा। मैकुलाय कहता है भारत में जो शिक्षा प्रणाली है इस समय, वो लॉर्ड मैकुलाय की है। पहले गुरुकुल था, पहले भारत में ये सिस्टम नहीं थी। स्कूल कॉलेजेस जो आज वर्तमान में है वो इनकी देन है। इसने लिखा है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर। पूरा भारत में घुमा हूं, चप्पा चप्पा गली गलियारों में, पर एक भी मुझे भिखारी नहीं दिखा। हु इज अ थीफ। सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री। इस देश में मैंने इतनी समृद्धता देखी है, इतना पैसा है भारत में। सच हाई मॉरल वैल्यूज, ऐसी उच्च नैतिक शिक्षाएं वैल्यूज यहां पर है। पीपल ऑफ सच कैलिबर, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति यहां पर है। दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड कॉन्कर दिस कंट्री। हमको नहीं लगता है कि हम इस देश को जीत सकेंगे जब तक, अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन। जब तक इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है हम उसको नहीं तोड़ते, इस देश को हम अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। और वो क्या है? विच इज अवर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। इस देश की जो आध्यात्मिक संस्कृति है, जो पारंपरिक संस्कृति है, संस्कृति है, एंड देयरफॉर आई प्रपोज दैट। इसलिए मैं ये अपना मत रखता हूं कि वी रिप्लेस आवर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, हर कल्चर। फॉर इफ द इंडियंस थिंक्स दैट ऑल दैट इज फॉरेन एंड इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन, देन दे विल लूज देयर सेल्फ स्टीम। वो अपनी आत्मसम्मान खो जाएंगे। उनके ऊपर ऐसा जतलाओ कि भारत, विदेश की पाश्चात्य संस्कृति बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, ये उनको समझाओ, तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाएगी, खत्म कर देनी है। दे विल लूज देयर सेल्फ स्टीम, देयर नेटिव कल्चर, एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट देम। और फिर वो बनेंगे जो हम चाहते हैं। क्या? एक गुलाम देश, अ डोमिनेटेड नेशन। इंग्लिश उनको मारेगी। तो एक भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी पर भी आक्रमण नहीं किया, और भारत पर ऐसा कोई देश नहीं है जिसने आक्रमण नहीं किया। हर एक ने आके इसको गुलाम बनाने की कोशिश की। पुर्तगाली आए, स्पेन आया, डच आए, फ्रांसीसी आए, मोहम्मद गजनवी आए, मुगल आए, मंगोल आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आए व्यापारी बनकर। कौन आया नहीं इस देश में लूटने? नादिर शाह आया, तैमूर, सब आए इधर। चंगेज खान पता नहीं आया कि नहीं भारत में, पर ये सारे जो थे, तानाशाह, वो सब आए इधर। सिकंदर आया, एक एक इस देश को लूटने आया और लूट के भी गया। पर हम ऐसे हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि चलो दूसरे देश को कुछ करते हैं, लूटते हैं। इसलिए इस देश को क्या कहा गया? ये माँ है। ऐसा कोई देश है कि जिस देश को माँ कहा जाता है? इंग्लैंड मेरी माँ है, अफ्रीका मेरी माँ है, अमेरिका मेरी माँ है, कभी नहीं। माँ भारती का गायन केवल यहाँ है। तो उनके देश के लोग इस तरह की भावना ही नहीं है उनकी। इसकी गोद में हजारों गंगा जमुना झूमती, इसकी पर्वतों की चोटियां क्या करती है? गगन को झूमती। भूमि ये महान है, निराली इसकी शान है, इसकी जय पताका पर लिखा विजय निशान है। इसके वास्ते ये तन है, ये मन है, ये
प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके कण कण पे लिखा राम कृष्ण नाम है। इसके कण कण पे लिखा राम कृष्ण नाम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि सस्य श्याम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि सस्य श्याम है। धर्म का यह धाम है सदा इसे प्रणाम है। स्वतंत्र है यह धरा स्वतंत्र आसमान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े। इसके आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े। इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े। इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े। शत्रु सब जहान हो विरुद्ध आसमान हो। मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। यमुना झूमती। इसके गोद में हजारों गंगा यमुना झूमती। इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती। इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती। भूमि ये महान है निराली इसकी शान है। इसके जय पताक पे लिखा विजय निशान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की एग्जाम देकर भारत लौटे। आईसीएस अर्थात इसको बाबा भी मुरलियों में याद करते। अभी आईसीएस रिप्लेस हो गया आईएएस से। पहले आईएएस था, अभी आईएएस है, पहले आईसीएस होता था। लास्ट बैच 1948। तो वो जब आए भारत में तो जॉब के लिए एक रिटन एग्जाम देनी पड़ती थी। और उस एग्जाम में एक प्रश्न था कि इस वाक्य को ट्रांसलेट करो। और वाक्य था, इंडियन सोल्जर
आर यूजुअली डिसऑनेस्ट। मतलब भारतीय सैनिक जो है वो कैसा होता है, कैसा होता है? वो ईमानदार नहीं होता है, धोखेबाज होता है। तो ये वाक्य को ट्रांसलेट करना था। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि ये वाक्य गलत है। तो टीचर ने कहा कि अगर तुमको एग्जाम पास करनी है और जॉब चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ना तो मुझको तुम्हारा जॉब चाहिए ना मुझे तुम्हारी एग्जाम चाहिए, और वो जॉब छोड़ दिया। आईएएस, जो आज आईएएस जिसको कहा जाता है, वो छोड़ देना बहुत बड़ी बात है उस जमाने में। तो इस देश में ऐसे वीर सपूत, वीर या महान आत्माएं हुई है जिन्होंने देश को सर्वोपरि समझा है और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सब कुछ स्वाहा कर दिया इस देश के लिए। तो आज हम इस भारत की खोज करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब है जवाहरलाल नेहरू की। जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन था, उनको अहमदनगर में बंद कर दिया था महाराष्ट्र में। तो 1942 से लेके 46 तक वहाँ और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनकी सहायता से उन्होंने किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसी को हिंदी में कहते हैं भारत एक खोज। तो भारत जो है उसमें ऐसी विशेषताएं हैं कि जो शायद किसी भी देश में नहीं है, जो भारत में है। इतना छोटा सा, परंतु ऐसी चीजें इसमें हैं कि जो किसी भी देश में नहीं है। तो इस भारत की कुछ विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले ये एक स्टेटमेंट है जो कि स्वामी विवेकानंद का पहला स्पीच था 11 सितंबर को 1893 में शिकागो में। उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, थर्ड स्टेटमेंट जो था, पहला तो भाई बहनों वाला, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति का पाठ पढ़ाया, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता, यूनिवर्सल टॉलरेंस पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्म को सच के रूप में स्वीकार करते। इसके पहले जितने स्पीकर थे वो ये सब बता रहे थे कि हमारा धर्म कितना महान है। उसमें भारत के भी कुछ लोग थे, वो सब ये बता रहे थे हमारा धर्म कितना महान है। और वो जो पोडियम था, स्पीकर यहां, वो पोडियम, उस पर एक कागज था, उस पर एक प्रकाश, एक लाइट था। वो लाइट उस कागज पर पड़ रहा था, उस कागज का लाइट उनके चेहरे पर पड़ रहा था और उनके अंदर अंधकार। और वो पढ़ के सुना रहे थे। तो ये नई बात थी, क्योंकि भारत को तब तक कोई भी नहीं जानता था। ये फर्स्ट व्यक्ति है जो भारत से बाहर गया। उसके बाद हजारों लोग गए। हाँ, यहां पर थे। यहां पर प्रेरणा आई उनको, तोड़ रॉक के नीचे जब 4 महीने थे यहां पर, यहां से प्रेरणा आई कि विदेश जाना चाहिए, पर पैसे वैसे कुछ नहीं। फिर यहां से अलवर, राजस्थान, वहां एक राजा ऑफ खत्री, उन्होंने सब फाइनेंस किया, उन्होंने उनको नाम दिया। अब तक तो नाम तो नरेंद्रनाथ था, उनको उन्होंने नया नाम दिया। और फिर वहां से वो साउथ में गए और फिर वो जो कन्याकुमारी रॉक है वहां पे उनको लगा कि आई एम कंडेंस्ड इंडिया, मैं सारभूत भारत हूं, पूरा भारत की यात्रा करने के बाद। तो प्रेरणा तो इधर से ही मिली, आबू से, चंपा केव, चंपा गुफा। मुझे गर्व है मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों को और सभी देश से सताए हुए लोगों को अपने यहां शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो रखी है जिनमें उनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूं जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं।
श्लोक है। जिस तरह अलग अलग जगह से निकली अलग अलग नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए उस उपदेश इसका प्रमाण है। गीता का श्लोक, जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी आता है, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर वे मुझ तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हटों ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है, जिन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया, और कितनी ही बार इस धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हो गई और कितने देश मिट गए। यदि ये खौफनाक राक्षस, कौन सा? कट्टरता, मैं राइट हूं, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है। लेकिन उसका वक्त अभी पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुख का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या कलम से हो। तो यहां से सारे विश्व ने भारत की महानता को माना। तो आज 73rd इंडिपेंडेंस डे है। इस इंडिपेंडेंस डे में हम जिस भूमि पर जन्म लिया है, वो भूमि कितनी महान है उसको जानना जरूरी है। चीन में कहावत है, यदि स्वर्ग जाना है तो भारत में जन्म लेना पड़ेगा। बिना भारत में जन्म लिए स्वर्ग नॉट अलाउड। आपको पहले बहुत पुण्य करो, चीन में बैठकर पुण्य पूरे हो जाएंगे तब भारत में जन्म मिलेगा, और फिर यहां से स्वर्गारोहण। अच्छा, एक रात माउंट आबू में बिताओ तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो भारत की क्या क्या विशेषताएं है, अभी हम इसको चालू करते हैं। ऐसी तो बहुत सारी है, ये 108 है। सबसे पहला, भारत नाम कहां से आया? इंडिया नाम कहां से आया? इंडिया नाम आया इंदस अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी थी जिसको सिंधु को इंग्लिश में कहते थे इंदस, इसलिए इंदस वो नाम कहां से आया? उस इंदस नदी से नाम आया इंडिया। और दूसरी बात, भारत की जो सभ्यता है सबसे पुरानी सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब बाद में आया। जो बाबा मुरली में कहते हैं भारत अविनाशी खंड है, भारत सबसे पहले भारत ही था, बाद में सब कुछ आया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत नाम कहां से आया, या भारत नाम तो एक तो है इंडिया, दूसरा है भारत। भारत नाम कहां से आया? राजा भरत, जो दिखाया है शकुंतला और दुष्यंत का जो बेटा था भरत, वो बहुत ही शक्तिशाली था। वो दिखाया ना शेर का मुंह फाड़ते हुए, वो चित्र दिखाया ना छोटे बचपन का, तो वो बहुत पावरफुल था। तो एक तो कहते हैं भारत, फिर दूसरा नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ये जब मुगल आए भारत में, मुगलों का जैसे कहा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको किसी ने भी नहीं छोड़ा। एक आक्रांता भारत में आए, सिकंदर से चालू हुआ आना, जबकि सबसे पहले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका विरोध किया और गुरुकुल के शासन ने सिकंदर को अंदर घुसने नहीं दिया। सबसे पहला आक्रांता। दूसरा आक्रांता मोहम्मद घोरी, और मोहम्मद घोरी का आना और पृथ्वीराज चौहान की हार, तराइन युद्ध 1193 में, तराइन 1 तराइन 2, पृथ्वीराज चौहान की हार अर्थात एक युग की अंत। यहां से मुगल शासन भारत में आया। मोहम्मद गोरी भारत में आया, परंतु भारत में रहा नहीं, उसने दिल्ली में अपने गुलामों को रख दिया और वो चला गया। गुलाम वंश वहां से आया। गुलाम वंश के बाद फिर रजिया सुल्तान और वो सारे इल्तमश, रजिया सुल्तान, लोदी, और फिर वो राजा पद्मिनी वाला कौन सा क्या नाम है उसका, अलादीन खिलजीज आए, लोदीज आए। उसके बाद में फिर
बाबर, हुमायूं, फिर ये सब चालू हुआ। तो मुगल वंश भारत में चालू हुआ पृथ्वीराज के बाद। तो भारत ये नाम राजा भारत से, इंडिया ये नाम इंडस वैली से, हिंदुस्तान ये नाम मुगलों से, और भारत की सभ्यता जैसे कहा सबसे पुरानी सभ्यता है। कैसे पता चला? मोहनजोदारो और हड़प्पा। कल परसों की मुरली में था, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कहां जाओ घूमने? लड़काना। ये जो लड़काना है ये क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पर ही मोहनजोदारो और हड़प्पा है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्कूल, वहां से स्पोर्ट्स जन्मे हैं, सिंध के स्पोर्ट्स। ये जो आता है ना, इसमें बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसलिए पैसे है तो कहां घूम के आओ? लड़काना घूम के आओ। क्योंकि इसी लड़काना में मोहनजोदारो और हड़प्पा 1924 या 20s में डिस्कवर हुआ कि पता चला ये अवशेष मिले पुराने पुराने, उसमें शिवलिंग मिला, कृष्ण ये सब नहीं मिले। मतलब सबसे पहले पूजा किसकी चालू हुई? शिव की चालू हुई द्वापर में। तीसरा, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है विश्व भर में। अगला, सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस भारत में है। पोस्टल सिस्टम जितनी भारत में है पोस्ट ऑफिस, उतना सारे विश्व में कहीं नहीं है। 1,50,000 से भी ज्यादा, विच इज थ्राइस द साइज ऑफ चाइना। सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस जो है वो इधर है भारत में। उसके बाद में सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में है। उन देशों में भी नहीं है जो मुस्लिम कंट्रीज है। गल्फ कंट्रीज से भी ज्यादा 3 लाख से भी ज्यादा मस्जिद यहां है, विच आउट नंबर्स एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। इवन द मुस्लिम कंट्रीज में नहीं है। हम देखते हैं मुस्लिम कंट्रीज में हर थोड़ी थोड़ी देरी में एक मस्जिद है, हर थोड़ी थोड़ी देरी में मस्जिद है, एक मस्जिद है। पर उनसे भी ज्यादा इधर है। फिर उसके बाद में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, लार्जेस्ट पूल, सेकंड लार्जेस्ट पूल भारत है। उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। जो इंग्लिश यहां की भाषा नहीं है, पर सारे विश्व में सबसे ज्यादा इंग्लिश यहां बोली जाती है। सेकंड नंबर पर यहां बोली जाती है। फिर सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन भारत में है। उसके बाद में सबसे ज्यादा रेलवे एम्प्लॉय भारत में है। और भारत 7वां लार्जेस्ट कंट्री है, 7 नंबर का। उसके बाद में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन भारत में, दूध घी की नदियां बहती थी, अभी भी 16% ग्लोबल प्रोडक्शन है। उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स आता है, चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, ब्राजील आता है। मतलब सबसे ज्यादा दूध कहां बनता है? भारत में। क्यों? तो सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन इसी भारत में है, और इसी भारत से दूध घी की नदियां बहेगी। उसके बाद में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर इस भारत में, क्योंकि भाषा ही 300 से ज्यादा है। इतना किसी भी देश में इतने न्यूज़पेपर नहीं है जितनी। और दूसरा, हम अभी एक जगह गए थे मस्कत, वहां पे देखा, वहां के न्यूज़पेपर में ऐसी छोटी मोटी कुछ खबरें नहीं छपती, केवल पॉजिटिव खबरें छपती है। कोई निगेटिव यहां ये हुआ वो कुछ नहीं, अलाउड ही नहीं है। आप कुछ पब्लिक भाषण में कुछ ऐसा कह नहीं सकते, जैसा फ्रीडम इधर है, कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, नॉट अलाउड। तो जितने न्यूज़पेपर भारत में है, इसमें लिखा 4,700 डेली न्यूज़पेपर्स, 4,700। ये तो इसकी आंकड़े से भी ज्यादा है। डेली इतने न्यूज़पेपर निकल रहे, 300 भाषाएं में। फिर हमारे जो छोटे छोटे जो निकलते हैं पाम्पलेट और ये मासिक विसी के छोड़ के, ये लोकल एरिया के छोड़ के, तो उसके बाद में सबसे ज्यादा होलसेल स्पाइस अर्थात मसाले एशिया का भारत में, उसका नाम भी दिया है खारी बाउली, न्यू दिल्ली, वहां पे। उसके बाद में सबसे बड़ा रोड का नेटवर्क जो है वो इधर है भारत। उसके बाद में जीरो किसने इन्वेंट किया? भारत की देन है जीरो विश्व को, आर्यभट्ट। उसके बाद में ह्यूमन कैलकुलेटर शकुंतला देवी थी, अभी शायद शरीर छोड़ दिया है। शकुंतला देवी नाम सुना होगा। वो उसको ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता था। वो क्या डिवाइड करती थी? 28 सेकंड में उसने क्या डिवाइड किया? 26863697747 इंटू 2465099745779। इसका 28 सेकंड में उसने बताया। कितना है इसका आंसर? हम बचपन में बहुत प्रभावित हो गए थे शकुंतला देवी से कि ऐसा करना है बिल्कुल। तो इसकी किताबें थी, हमारे छोटे थे तो ये इसकी किताबें थी।
ये शकुंतला देवी। बाद में सोचा ये तो बहुत मुश्किल है काम, मैथमेटिक्स हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ दिया। पर ऐसा इसमें बहुत सारी विधियां बताई है उसने, कैसे बड़े बड़े फिगर्स का मल्टीप्लाई करना और तुरंत आंसर बताना, पूरा टेबल याद करके रखना 100 तक का, 99 into 98 ऐसा कितना होता है वो सब। ऐसे भी है, हाँ अभी भी है। फिर दूसरी बात, चेस भारत में इन्वेंट किया गया। चेस जो है ना, चेस ये भारत की देन है विश्व को। उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम यूएस और जापान छोड़ के भारत ही एक है जिसने सुपर कंप्यूटर इन्वेंट किया है। उसके बाद में योगा, भारत ही एक देश है जिसने ये योग का जो पतंजलि योग, जो भी योग है ये किसी भी देश में नहीं है, भारत में निकला ये सब। फिर ये तिब्बत में गया, चीन में गया, सब जगह गया। कहां से गया? भारत से गया। उसके वो तो है ही है। उसके बाद में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये मैथमेटिक्स की बात है, ये सब कहां से निकला? भारत से निकला। उसके बाद में डेसिमल सिस्टम, ये पॉइंट वाली सिस्टम, 0.12 ये वाला सिस्टम कहां से निकला? भारत से निकला, क्राइस्ट के 100 साल पहले। उसके बाद में सांप सीढ़ी का गेम, भारत महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर है, ये उन्होंने निकाला हुआ है। कैसे निकाला? क्योंकि जब उन्होंने ये निकाला, इस उद्देश्य से निकाला, जैसे कोई पुण्य कर्म करता है तो एकदम ऊपर चला जाता है, पाप कर्म करता है तो नीचे आ जाता है। तो संत ज्ञानेश्वर थे 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, महाराष्ट्र में आळंदी, वहां पे ये उन्होंने निकाला। उसके बाद में भारत से 90 देश है जो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, इतना हम लोग साइंस में भी आगे। उसके बाद में तक्षशिला जो थी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, और इधर नालंदा। दोनों को ही, जैसे मैंने कहा, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद घोरी आया, मोहम्मद घोरी का जो सिपाही था जिसको उसने नियुक्त किया, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पहुंचा और उसने उसको जला दिया। उसका नाम मैं भूल गया, वो जो था जिसको मोहम्मद घोरी ने नियुक्त किया था। जाने के बाद जाते जाते वो अपना व्यक्ति छोड़ के गया और दिल्ली में छोड़ के गया, और दिल्ली में ऐसी तबाही हुई उस समय, एक एक घर कत्लेआम हुआ जब वो गया था। पृथ्वीराज चौहान की हार मतलब एक युग का अंत था। और फिर वही नालंदा में गया और लाइब्रेरी को जलाया, 6 महीना तक लाइब्रेरी जली। कितना दुख हुआ होगा लाइब्रेरियन को। फिर उसके बाद में 1924 को मोहम्मद गजनवी आया। सोमनाथ मंदिर में 50,000 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, और वो लोग 5,000 थे केवल, एक भी नहीं बचा। 50,000 के 1000 को मार दिया और सोमनाथ टेम्पल को लूट के गया, एक भी नहीं बचा। उसके बाद में भारत ही एक देश है जिसने हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म को जन्म, पारसी, ये सब कहां जन्म लिया? ये सारे, इतने सारे धर्म एक जगह। वो विदेश में जाओ तो एक इस्लाम एक जगह से निकला, यहूदी, क्रिश्चियंस, बस यहाँ एक ही देश में इतने सारे धर्म जन्म लिए। इतना छोटा सा, पर इतने सारे धर्म यहां पर आए। उसके बाद में सबसे बड़ा ब्रिज जो है 1982, द बेली ब्रिज, इंडियन आर्मी ने बनाया, वो भारत में है। उसके बाद में बनारस को कहा जाता, अभी उसको वाराणसी कहते हैं, या काशी, पहले काशी कहा जाता था, फिर बनारस, अभी वाराणसी। तो वाराणसी सबसे पुराना, किसको, 9 सप्त नगरियों में एक नगरी है, जहां शरीर छोड़ो तो सीधा स्वर्ग, इसलिए वो काशी कलवट का चालू हुआ। तो सबसे पुराना वो है। उसके बाद में कुंभ मेला, जितनी अटेंडेंस कुंभ मेला में होती है पूरे विश्व में ले लो, कहीं पर भी नहीं है, 60 बिलियन और उससे भी कहीं ज्यादा। फिर उसके बाद में है 2004 के जो जनरल इलेक्शन थे, उसमें 54 करोड़ लोगों ने क्या किया, वोट किया, जो कि सब मिला के यूएस, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। उसके बाद में एक लेक है महाराष्ट्र में जो कहा जाता है उल्कापात, मिटियोर होता है ना, वो गिरने की वजह से सोनार लेक हुआ। उसके बाद में एक टेम्पल है जो पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है तमिलनाडु में, बृहदेश्वरा टेम्पल, वो कहते हैं 11वीं शताब्दी में बना। उसके बाद में ये जो एक बात कही, 18वीं शताब्दी तक भारत इस विश्व का सबसे रिचेस्ट कंट्री था। फिर एक एक
यहाँ से जब लॉर्ड कर्जन आया, वो 1800 1700 प्लासी का युद्ध हुआ, कितने जहाज भर भर के लेके गया वो भारत से। 3-4 तो पूरे जहाज सोने से लदे हुए भर भर के यहां से उधर लेके गया, भारत को लूट कर। डूबा तो नहीं होगा, पर सब लेके गए यहां से। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन नहीं, सॉरी, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला दौला था, उसको हरा के, और वो जो मीर जाफर था उससे दोस्ती करके, जो कि गद्दार निकला, तो वो भारत से है। उसके बाद में लार्जेस्ट वेजिटेरियंस वर्ल्ड में भारत है, वेजिटेरियन लोग। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपोर्टर ऑफ आर्म्स भारत है, पर इस भारत ने कभी किसी को पर आक्रमण नहीं किया। भारत ने कभी भी ओलंपिक गेम्स अभी तक होस्ट नहीं किए, ये एक दूसरा। फिर सियाचिन जो है, सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है वो भारत में है। उसके बाद में नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। नेशनल एंथम है जन गण मन। नेशनल फ्लावर कमल। इंदिरा गांधी फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। और सफेद टाइगर केवल भारत में ही दिखाई देते, सफेद। बोले ब्रह्मा कुमार भी व्हाइट टाइगर से तो व्हाइट टाइगर्स पूरे विश्व में केवल भारत में ही है और कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद में सबसे बड़ा डैम जो है वो है हीराकुंड डैम ओडिशा में। उसके बाद में सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे जो है NH-44 वाराणसी टू कन्याकुमारी। और इस देश का नेशनल फ्रूट कौन सा है? आम, मैंगो नेशनल फ्रूट है। नेशनल बर्ड पिकॉक। उसके बाद में सबसे पहली डायमंड की माइनिंग जो है वो भारत में हुई थी, कहाँ? गोलकुंडा। उसके बाद में भारत पहला देश है चंद्रयान-1 जिसने ये बताया कि मून पर पानी है, चांद जो है उस पे भी पानी है, ये बताने वाला भारत है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर का जो लिखा हुआ गीत है वो अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है उधर का, इधर के व्यक्ति ने लिखा हुआ है। ताजमहल 7 वंडर में से एक है वर्तमान में। उसके बाद में फॉरेस्ट एरिया 23% फॉरेस्ट एरिया है बैंक में, उसके भारत में। उसके बाद में शैम्पू जो है, शैम्पू, इसकी खोज भारत में हुई है शैम्पू कहां से निकला? भारत में निकला। वो जो हर्ब से जो है ना, जड़ी बूटियां और वो सब से, वो भारत से निकला है। उसके बाद में सबसे ज्यादा गोल्ड भारत में है, बिगेस्ट रिजर्व्स। उसके बाद में एडोल्फ हिटलर जो था, और भारत का जो ये अपना ध्यानचंद था हॉकी वाला, वो जब प्ले करने गया वहां पर जर्मनी में, भारत और जर्मनी की मैच थी, हिटलर भी प्रभावित हो गया ध्यानचंद से, और वो उसके पास गया, उसको पूछा तुम क्या हो? उसने कहा सोल्जर। वो कहा जर्मनी में आ जाओ, मैं तुमको मार्शल बना दूंगा। उसने कहा मुझे ना तुम्हारा देश चाहिए ना मार्शल चाहिए, मैं जो हूं उसमें खुश हूं। वो भी प्रभावित हो गया था। हिटलर जैसा व्यक्ति इतना क्रूर, कितनों को उसने मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ऐसी मशीनें तैयार की, इलेक्ट्रिक मशीन, पूरे लोगों को उसमें भर दो, एक साथ 1000 लोग, बटन दबाओ, खलास, दुआ, एक साथ खत्म। क्योंकि उसका लक्ष्य था ये जो कमजोर लोग हैं यहूदी, उनको उनकी जड़ें ही नष्ट कर दी जाए ताकि जर्मनी शक्तिशाली बन जाए। ये उसका सिद्धांत था और उसको सब लोग मानते थे। फरोर उसने जो कह दिया बस वो फाइनल है। जर्मनी के लोग पागल थे उसके पीछे, और उसका एक ही था, ये सारे ज्यूज जो है यहूदी, इनको नष्ट कर दो ताकि हम शक्तिशाली बने। उस लक्ष्य से सारे यहूदियों को मौत के घाट, ऐसी ऐसी मशीनें डेवलप की। वो नाजी गैस चेंबर, उसमें सबको डालो, गैस ऑन करो, गला घुट के सब खत्म। फिर उन सबकी डेड बॉडीज लो, गड्ढा खोदो, उसमें डाल दो, उनको मार दो। और ऐसी पुअर लिविंग कंडीशंस, एक कुछ ऐसे घेटोस जिसको कहते थे, एक ही कमरे में 100-100 लोगों को डाल दो, सब कुछ वहीं करो जो करना है, खाना पीना सब कुछ, कोई बाथरूम नहीं, कोई कुछ नहीं, और वहीं मरो। ऐसा व्यक्ति भी ध्यानचंद से प्रभावित हुआ और रिक्वेस्ट किया कि मेरे इधर आ जाओ,
और उसने ठुकरा दिया। तो एडोल्फ हिटलर। फिर भारत ऐसा देश है जिसमें एक ही टाइम जोन है, जो टाइम दिल्ली में है वो कन्याकुमारी में है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर अलग अलग टाइम जोन है एक ही देश में। ये एक है जहां पर ओनली वन टाइम जोन है। उसके बाद भारत की पॉपुलेशन बस एक सेकंड नंबर पर है, वो भी अभी चाइना पीछे हो जाएगा अगर ऐसा ही चालू रहा। ऐसी भारत की तरह। कितनी पॉपुलेशन है, कितने करोड़ है भारत की? 120 करोड़ से तो ऊपर है, 130 से ऊपर हो गए शायद। हाँ, 130 करोड़ भारतीय, तो उसमें से हम एक है। उसके बाद में भूमि अगर देखें तो 7th लार्जेस्ट है भूमि भारत की। उसके बाद में भारत में सबसे ज्यादा मिलियन ऐसे लोग होंगे जो मिलियनेयर है। हाँ, मिलियनेयर, इतना अमीर है, परंतु इसी भारत में सबसे गरीब लोग भी है। फिर उसके बाद में भाषा। एक्चुअली भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कई देशों में यूज की जाती है, बाकी बहुत सारी लैंग्वेज है। उसके बाद में पाई, मैथमेटिक्स में पाई होता है, पाई वो भी भारत में निकला है। बौद्धयाना, ये इंडियन मैथमेटिशियन था, उसने निकाला था ये। उसके बाद में वाराणसी। उसके बाद में भोजन की जितनी वैरायटी भारत में है उतनी कहीं पर भी नहीं है। जितने मसाले, जितनी वैरायटी और क्या क्या खाने का है, जितना खाने का टाइम भारत में लगाते हैं, मतलब खाना बनाने में, उतना कोई देश इतना ये नहीं है खाने में। हम लोग खाने में भी नंबर 1 है, और एज अ ब्रह्मा भोजन में भी नंबर 1 है। फिर उसके बाद में वेदों का है, सबसे पुराने हैं। उसके बाद में 0 का बोल दिया। उसके बाद में पुरानी इमारतें जितनी भारत में है उतनी और कहीं नहीं है। उसके बाद में कॉटन जो है सबसे ज्यादा भारत में है, सबसे पहले भारत में आया। उसके बाद में चाय टी तो सबसे ज्यादा भारत में पी जाती है। उसके बाद में ये बोल दिया। फिर यहाँ का मेन डाइट क्या है? दाल साउथ में, और ऊपर रोटी ऊपर, नीचे राइस। उसके बाद में सबसे ऊंचा पीक हिमालय एवरेस्ट भारत में, गंगा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भारत में। उसके बाद में यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, अभयारण्य, सबसे ज्यादा भारत, मोर देन 500 से ज्यादा है। उसके बाद में क्लाइमेट, यहाँ 4 प्रकार के जो क्लाइमेट है, विंटर होता है, समर होता है, मानसून। हम कई देशों में देखते हैं वहां बारिश होती नहीं है, कृत्रिम। वो उस दिन कह रहे थे ना, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड जो है वहां पे कुछ केमिकल डालते हैं, और वर्तमान में सबसे ज्यादा जो डाला जाता है वो है नमक। हेलीकॉप्टर से जाओ और नमक छिड़को तो बारिश आएगी, तो क्लाउड सीडिंग कहते हैं। और अगर वहां ज्यादा बारिश आ गई तो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, सब लोग हलचल में आ जाते हैं। थोड़ी सी भी बारिश हो गई तो सब कुछ खलास, गड़बड़। बहुत डरते हैं बारिश से, ऐसे देश है कुछ सारे। फिर उसके बाद में ये जो विष्णु टेम्पल है तिरुपति का, उसमें जितने लोग जाते हैं उसमें मक्का में और वेटिकन में भी नहीं जाते, इतने लोग विजिट करते हैं उसको। फिर लोटस टेम्पल, वो भी बहुत विशेष है। हुमायूं टूम, ये भी हुमायूं का जो है फर्स्ट गार्डन टूम है, मतलब जो कब्र जो बनी हुमायूं की, वहां एक बहुत बड़ा गार्डन है, ऐसा और कहीं नहीं है। उसके हाँ, तिरुपति का मंदिर में जितने लोग जाते हैं, वो गोल्ड का भी बात है। फिर ये बृहदेश्वरा टेम्पल, ये नंदी का बहुत बड़ा स्टैच्यू है वहां पर। फिर हाई ग्राउंड एक इसमें है। फिर भारत का ध्वज, ये अर्थपूर्ण ध्वज है, बाकी सबका अर्थपूर्ण नहीं है, जो है वो है। ये इसमें तीनों कलर के अलग अलग महत्व बताते हैं। फिर नेशनल एनिमल कौन सा है? पशु, बंगाल टाइगर, बंगाल का टाइगर, बंगाली टाइगर। इधर भी एक है बंगाली टाइगर। फिर उसके बाद में गैंजेस रिवर में जो डॉल्फिन है वो केवल इधर ही है, ऐसी और कहीं नहीं है। ओनली ब्लाइंड डॉल्फिन इन द वर्ल्ड। डॉल्फिन होते हैं ना, समुद्र में निकलते। नेशनल ट्री बनियान। उसके बाद में गोल्ड, वो बोल दिया। लार्जेस्ट सिटी मुंबई जैसी सिटी पूरे विश्व में कहीं नहीं है, लार्जेस्ट। फिर
मॉस्क बोले, काऊ गाय, उसको यहाँ पर बहुत बड़ा ऊंचा माना जाता है, तिलक बिलक लगाया जाता है। फिर संगीत, भारत में गौ माता, उसमें सारे देवता है, उसके पैर छुए जाते हैं, सब कुछ। जितने भगवान भारत में जन्म लिए और कहीं पर भी नहीं है, सारे देवताओं का गायन इधर ही है। उसके बाद में म्यूजिक, संगीत, जितना संगीत भारत में निकला और कहीं निकला है क्या? शास्त्रीय संगीत में गहराई में जाओ, बहुत सारी चीजें। क्रिकेट, कहते हैं कि क्रिकेट उधर से इधर आया, पर सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम है। पर नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी। उसके बाद में मेडिकल एडवांसेस, ये तो प्लास्टिक सर्जरी, हमारा सुश्रुत, ये हमारे पूर्वज है मेडिकल वाले ये सारे जो मेडिकल के जितनी अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो सब बहुत पहले भी उन्होंने कर चुके हैं। प्लास्टिक सर्जरी वो करते थे सारे, और हम सोचते अभी हम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, आयुर्वेद इतना गहन शास्त्र है, पर वो क्या है, एक ट्रांसफर नहीं हो पाया, क्योंकि गुरु पूरा ज्ञान नहीं दिया, कुछ उसने अपने पास रखा, इसलिए वो खो गया। और नालंदा जो जल गई, उसमें इतने आयुर्वेद की किताबें थी, सब जल गई, खत्म हो गई। उसके बाद में व्हाइट कलर का बड़ा महत्व है। उसके बाद में एक्सटेंडेड फैमिली का सिस्टम इधर ही है, जॉइंट फैमिली, वो उसका बेटा, उसके 3 बहू, 3 बेटे, ये बच्चे, एक ही साथ में 4 परिवार, 4 खानदान, 4 जनरेशन। ऐसा विदेश में तो कहीं नहीं होता है, इम्पॉसिबल। और उसके बाद में त्योहार, इतने त्योहार कहीं है क्या? यहाँ तो हर दिन त्योहार है, हर दिन। वो कैलेंडर देखो ना हिंदी वाला, उसमें तो हर दिन कुछ ना कुछ है ही है। 7 बार 9 त्योहार दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, आज है राखी, आज राखी है ना, आज स्वतंत्रता दिन भी है भाइयों के लिए, क्योंकि वो बहनें चली जाएगी ना राखी बांधने इसके लिए आज भाइयों के लिए सच्ची स्वतंत्रता दिन है। क्यों? क्योंकि बहनें सब जाएगी राखी बांधने भाइयों को आज ट्रेन फ्री है। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद में मार्शल आर्ट्स भी सबसे ज्यादा ओरिजिन उसका कहते हैं भारत में ही है। और फिर एक है रजिया सुल्तान, एक ही मतलब भारत में ही हुई, जो वो ओनली वुमन एम्परर। रजिया सुल्तान का जीवन अगर देखो, बड़ा संघर्षमय जीवन है। 4-5 साल थी, पर बहुत शक्तिशाली महिला थी, जो अपने आप को ये मानने को तैयार नहीं थी सुल्ताना हूं, वो कहती थी मैं सुल्तान हूं। और वो पुरुषों की जैसा ड्रेस पहनती थी, रजिया सुल्तान। उसके जो पिता थे अल्तमश, उसके बाकी भी बेटे थे, पर उन्होंने उनको नहीं चुना, उत्तराधिकारी रजिया को चुना, क्योंकि उसमें उतनी योग्यताएं थी। तो ये कुछ बातें, सारी नहीं, कुछ ही बताई। और इसके बहुत सारी चीजें हैं जो कि भारत की विशेषता है। और एक बात, जब स्वतंत्रता दिन मनाया जा रहा था, महात्मा गांधी वहां थे नहीं, वो अनशन पर बैठे थे उधर। जब ये और जो भाषण हुआ था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नेहरू का, सारे विश्व ने सुना, वो सब वो टाइम पे भी वो नहीं थे। और एक लास्ट बात, जब 15 अगस्त 1947 में ₹1 $1 के बराबर था, तब सेम था, अभी सब चेंज हो गया है। तो ऐसा ये भारत हमारा देश है, और हम बहुत भाग्यशाली है जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है। और जो भारत से बाहर गए हैं और दूसरे देशों में रहते हैं, उनको भी दिन रात भारत खींचते रहते हैं, तरसते रहते हैं, कब भारत आए। पैसे जमा करने पड़ते हैं साल भर, टिकट कितना ज्यादा है वहां से यहाँ आने का। ये विदेशी डबल फॉरेनर्स 1 साल में 1 बार आते हैं, पूरी तैयारी करनी पड़ती है उनको, इतने पैसे जमा करने पड़ते हैं, और वहां सब काम। यहाँ तो इतने नियम है, इतने रूल्स रेगुलेशंस है वहां पे। यहाँ आके उनको थोड़ा सा रिलैक्स, मेडिकल ट्रीटमेंट वहां करने जाओ तो इतनी कॉस्टली है। यहाँ आके कहते हैं हम भारत में आके फटाफट सारे ऑपरेशंस कराते, सब कुछ करा के जाते हैं, सारे ब्लड टेस्ट यहाँ करा के जाते हैं, क्योंकि वहां जाओ तो अपॉइंटमेंट 1 साल के बाद मिलती है। ऐसी चीजें है। तो ऐसा ये भारत है। और इस बार जैसा कल कहा, इस बार का लक्ष्य है स्वच्छता। तो ये आज स्वतंत्रता दिवस, हमको मुक्त किससे होना है? विकारों से, व्यर्थ से, मानसिक बीमारियों से, हर बात से, गंदगी से, बाहर की, आंतरिक, और अपने आप को स्वच्छ करना है। तो ऐसा जय हिंद,
जय भारत, ओम शांति। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर, बस्ती बस्ती गांव गली और हर एक नगर नगर, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे, जागी रे।